कहते हैं कि अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। इस बात पे गौर करते हुए आने वाली ज़िंदगी की तमाम उलझनों पे बिना उलझे यात्रा जारी रखिए और वो पल आएंगे जब आप उस उलझन भरे वक्त से कहीं आगे निकल चुके होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट लिया हुआ है अभी हाल ही में कि 1616 ये एक गेहूं की किस्म है जिसमें सिंचाई की बिल्कुल ना के बराबर आवश्यकता होगी। यानी कि ये कहिए कि जो सूखे क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और अगर एक आध सिंचाई मिल भी जाएगी तो उसमें सोने की सुहागा हो जाएगा और उसकी उपज लगभग दुगना हो जाएगी। ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई प्रजाति है। बिना सिंचाई के इसमें जो उपज होगी वो 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर और सिंचाई के साथ में 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर होनी है। ये गेहूं की दो अन्य किस्मों HD 2711 और K 711 को मिलाकर उनकी संकर प्रजाति बनाई गई है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो जो नॉर्मली गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है 11.77%, लगभग सभी प्रजातियों में इतनी ही मात्रा पाई जाती है, उतनी ही मात्रा इस प्रजाति में भी है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। स्पेशली ये उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में बोने के लिए डिज़ाइन की गई है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। इसका जो उपज समय है वो 120 से लगभग 125 दिन। दाना बड़ा और लंबा होगा। इसमें काला, पीला, भूरापन रोग नहीं लगे, यानी कि ये रोग प्रतिरोधी किस्म भी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है UPPCS और RO ARO के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अन्य एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पूछा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा योजना आयोग था उसको ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग बनाया गया था। उसी तरह अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब उसको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यानी कि STC नाम दे दिया गया है और अब वो अपने बदले हुए स्वरूप में काम करेगा। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाना। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें 20 सदस्य होते हैं और आगामी 5 वर्षों में इसका जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। ये जो $1 ट्रिलियन है ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में इस तरह के काफ़ी पहले भी पॉइंट पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने $1 ट्रिलियन बनाने की योजना है या भारत की अर्थव्यवस्था को कितने $1 ट्रिलियन बनाने की योजना है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा आने वाले 1 साल तक। जर्मन कंपनी स्टेटिस्टा के अनुसार जो अंतरिक्ष में कचरा फैलाने वाले देश हैं उसने उनकी सूची जारी की है, जिसमें रूस का प्रथम स्थान है, उसके बाद USA, उसके बाद चीन, फ्रांस, जापान और फिर भारत का उसमें 6वां स्थान है। क्योंकि रूस तो इस समय युद्ध में व्यस्त है, उसके बावजूद उसका प्रथम स्थान है। और अंतरिक्ष में कचरा इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और अब इस पर भी चर्चा होने लगी है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, तो इसको भी कंसिडर करना मुझे ठीक लगा। और हाल ही में यूपी ने कई सारी नीतियां जारी करी हैं, उनमें से MSME नीति 2022 भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2022 भी जारी की गई है। इस तरह से कई सारी नीतियाँ जारी की गई हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक अपने वीडियो पे देखा था कि नासा ने अपना डार्ट मिशन लॉन्च किया है और हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि आज ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये कितना सफल हुआ है, कितना सफल नहीं हुआ है। इसकी जो विवेचना होगी वो कुछ दिनों बाद हमारे सामने आएगी। तो उसकी सफलता के कुछ पॉइंट अभी प्राप्त हुए हैं, जैसा कि जो भी वैज्ञानिकों ने आशा की थी उससे 25 गुना अधिक सफलता प्राप्त हुई है इस मिशन में। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस फिगर पे देख रहे हैं, हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था। इसको आप आगे जा कर के जो चैनल पे वीडियो है उस पर देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से हमने एक क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी पे ना टकराए इसके लिए प्रयास किए गए थे इस पूरे मिशन में। तो इसमें जो सफलताएं हैं उसमें जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो टक्कर के पहले जो डिमॉर्फॉस था उसका जो टाइम पीरियड था, T मतलब टाइम पीरियड 11 घंटे 55 मिनट का था। जब टक्कर हो गई उसके बाद डिमॉर्फॉस का जो टाइम पीरियड अब कैलकुलेट किया गया वो 11 घंटे 23 मिनट कैलकुलेट किया गया। मतलब कि टक्कर के पहले और बाद के टाइम पीरियड में 32 मिनट का अंतर
एस्टिमेट हुआ है। इसमें 2 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हम वैज्ञानिक ये मान के चल रहे थे कि अगर 73 सेकंड का भी परिवर्तन वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में कर पाते हैं उसके टाइम पीरियड में, तो वो सफल माना जाएगा। और यहाँ तो 32 मिनट का परिवर्तन हो चुका है। तो जो हमारी आधारभूत तो सफलता की डेफिनेशन हमने बनाई थी, उससे कहीं 25 गुना ज़्यादा हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों को ये आशा जागी है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कोई उपग्रह पृथ्वी से, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से आके टकराने वाला है, उसे पृथ्वी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो उसको इस तरह के एक्सपेरिमेंट से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से जब इसमें कोई भी उपग्रह जाके हिट करेगा तो इसके कुछ टुकड़े टूट के इधर उधर बिखर भी जाते हैं। तो ये जो टुकड़े टूट के बिखरे हैं, इनकी वजह से जो हमें इतना बड़ा टाइम पीरियड का गैप देखने को मिल रहा है 32 मिनट का, वो इसकी वजह से भी मिल रहा है। अगर ये इतना मास में इसका डिस्ट्रॉय ना होता तो हो सकता है इतना ज़्यादा टाइम पीरियड में जो चेंजेस हुआ है वो ना होता। तो इस वजह से टाइम पीरियड में ज़्यादा चेंज हुआ। अभी हमारी जो स्टडी चल रही है वो संवेग परिवर्तन की तीव्रता नापने की ओर भी वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं, और अभी इस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके कुछ और स्टडी आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने एस्पिलॉन रॉकेट के द्वारा कुछ उपग्रह छोड़े थे। लगभग 8 उपग्रह वो लेके जा रहा था, लेकिन कुछ उसके एंगल में खराबी आ गई। इसकी वजह से प्रोजेक्शन के 6 से 7 मिनट के अंदर ही उन्हें अपने उपग्रह को खुद गिराना पड़ा। तो जापान के इतिहास में, लगभग 20 सालों के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जापान ने खुद ही अपने किसी छोड़े गए उपग्रहों को गिरा दिया। अगर वो ना गिराता तो हो सकता है कि पृथ्वी के किसी ऐसे क्षेत्र में आके खुद ही गिर जाता जिससे बहुत बड़े जान माल की हानि हो सकती थी। इस वजह से जापान को एक कदम उठाना पड़ा। अभी आप लोग चारों तरफ अपने देख रहे होंगे कि जो हिजाब आंदोलन है उसकी बहुत ही चर्चा हो रही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। छोटे छोटे अन्य देशों में भी इसको लेकर के कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। हिजाब आंदोलन ये शुरू कहाँ से हुआ? ईरान से शुरू हुआ, जो कि 22 वर्ष की महसा अमीनी नामक एक युवती को वहाँ की जो मोरल पुलिस है उसके द्वारा प्रताड़ित करने से उसकी मृत्यु होने पर ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को डेथ टू द डिटेक्टर नाम भी दिया गया है, वुमेन लाइफ फ्रीडम भी बोला गया है। तो इन डिफरेंट बदले हुए नामों से इसके बारे में आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहा जाता है कि जो ईरान है वहाँ पहले बहुत ही वेस्टर्न कल्चर था, लेकिन 1979 में वहाँ इस्लामिक क्रांति होती है और उसके बाद में हिजाब को अनिवार्य बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर इस बात की गवाह है कि अभी जो इस्लामिक क्रांति होने के पहले तक वहाँ पे कितना मॉडर्न थी सोसाइटी, और जो वहाँ की महिला वर्ग था उसको कितनी फ्रीडम मिली हुई थी, है ना। तो इसके पहले भी नो टू हिजाब और माई स्टेल्थी फ्रीडम, वाइट वेडनेसडे, इस तरह के आंदोलन वहाँ पे ऑलरेडी पहले भी हो चुके हैं। तो इन नाम के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बात तो ये आंदोलन हुए पहले हैं, वाइट वेडनेसडे, माई स्टेल्थी फ्रीडम, नो टू द हिजाब, लेकिन क्योंकि अभी करंट में उसी के कॉन्टेस्ट में चारों तरफ चर्चा है, तो ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस नाम के आंदोलन किस संदर्भ में, किस कंट्री में हुए थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और ये पिक्चर देख करके आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई वहाँ पे एक मॉडर्न सोसाइटी थी। अल्डा अल्डा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक कृति है। वो कृति क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संपन्न एक रोबोट है जिसने हाल ही में ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। किसी देश की संसद को कोई रोबोट संबोधित करे, ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट बन जाता है। तो आपको इसको अपने दिमाग में रखना है। कई तरह से इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि किस कंट्री की संसद को किसी रोबोट ने संबोधित किया, या किस रोबोट ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया, है ना। उसने जो एक स्टेटमेंट बोला था, जिंदा नहीं हूँ पर कलाकृति बना सकती हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट, एक फेमस स्टेटमेंट बनता जा रहा है। केवल ये स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट क्यों प्रसिद्ध है। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों के बारे में भी चर्चा करी है, और ये दुनिया का पहला अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में गैम्बिया में कुछ बच्चों की डेथ हो गई है, और उन बच्चों की डेथ होने से भारत की एक दवा कंपनी है जो हरियाणा बेस्ड है, मैडन फार्मास्यूटिकल, काफ़ी चर्चा में आ गई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी दवा कंपनी ने वहाँ पे कफ सिरप सप्लाई किया था, और 66 बच्चे वहाँ पे मौत के आगोश में आ गए हैं। WHO ने भी अलर्ट जारी किया था, भारत ने इस पर कार्रवाई की है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि गाम्बिया कहाँ पर है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, और इस
जो कंपनी है इसका नाम और ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।